साथियों नमस्कार। हम रीट स्पेशल के तहत इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आइए आज एक नए प्रैक्टिस सेट को किया जाता है। भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र ये सब इनकी सीमाएं जो है समुद्र के किनारे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है तो किससे? बीओडी से, यानी बीओडी से। तो उसमें हमें क्या पता चलता है? तो हमें उस स्तर में पता चलता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना है। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग, तो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग क्या है? जुकाम। जुकाम किससे होता है? वायरस संक्रमण से। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि है, जो प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण मौसम है। वृष्टि जो है मौसम को प्रभावित करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? SO2 है, O है यानी ऑक्सीजन है, कि आर्गन है, कि मीथेन? तो मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। अगले क्वेश्चन की बात, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 में। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन यामोत्तर पर खींची है? तो उसको हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा। तो 180 डिग्री सेल्सियस पर 180 मेरिडियन पर यामोत्तर जितना यानी मेरिडियम यामोत्तर है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को डिनोट करता है, जो यह बताती है कि जो काल्पनिक रेखा मानी जाती है यानी अक्षांश और देशांतर, तो 180 देशांतर पर जिसको मेरिडियन यामोत्तर कहते हैं, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस राज्य में गोल्फ और मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित हैं? तो गोल्फ और मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन की बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात 940:1000 है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पक्षियों में कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है? तो उल्लू जो है अपनी गर्दन को काफ़ी पीछे हद तक घुमा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल के लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? तो टैपियोका और नारियल ये सबसे अधिक मात्रा में केरल में उगाया जाता है। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जियाँ जरूर खाने का सुझाव देता है, तो यह मरीज किस रोग से पीड़ित है? गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी, तो यह अनीमिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए कहा जा गया है। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी से देख सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से पक्षी हैं? चील, बाज, गिद्ध, यानी हमारी तुलना में वो 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, और जब देख लेंगे तो अपने शिकार को तुरंत शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति की अपेक्षा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है दिल्ली के उत्तर और दक्षिण में स्थित है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये समझ गए कि नहीं, सापे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तो शिमला ऊपर, हिमाचल प्रदेश ऊपर है, मध्य प्रदेश नीचे है, तो उत्तर
और दक्षिण में, यानी सबसे पहले उत्तर में है, यानी मध्य प्रदेश के उत्तर में है हिमाचल प्रदेश, तो उसके बाद जो राजधानी है वो दक्षिण में पड़ जाता है। ईवीएस, अगले क्वेश्चन की बात करें तो ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है इन्वायरमेंटल साइंसेज, इन्वायरमेंटल सोर्सेज, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो है ईवीएस संक्षेपण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? कक्षा में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना, शिक्षक कक्षा में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करना, बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य प्रेरित करना, बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य प्रेरित करना चाहिए। तो इसमें से कौन सा नहीं है? शिक्षक कक्षा में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें, यही इसमें ईवीएस अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल करने वाले, यानी गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। तो उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य सुधार करना है, तो चिंतन कौशलों में सुधार करना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कक्षा 3 शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। तो कौन सा प्रयोग करती है? पक्षियों पर आधारित वृत्तचित्र दिखाना, विभिन्न पक्षियों के तस्वीर वाले चार्ट प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से हो जाएगा कि बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, अपनी पाठ्य योजना का पालन करना, दूसरे शिक्षक और अभिभावकों को प्रभावित करना, शिक्षार्थियों में तर्कशक्ति का विकास करना। तो इसमें से सही हो जाएगा कि बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी है? तो कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी है? शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल दिखाना, विभिन्न खेलों में खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना, या फिर शिक्षार्थियों के भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। तो इसमें जो है सबसे सही उपयुक्त विकल्प है कि शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना जो है, तो ये अधिक प्रभावी होगी। तो देखें अगले क्वेश्चन को, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिए गए कौन से क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं हैं? तो उपयुक्त नहीं है इसको बताना है। वृक्षों पर नारा लेखन और प्रतियोगिता आयोजित करना, प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना और वृक्षों पर पोस्ट बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। तो प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों में संवेदनशीलता विकसित करने के लिए उपयुक्त जो नहीं है कि बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, यही उपयुक्त नहीं है। ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है, तो इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलता में सुधार करना, अधिगम को प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों को ज्ञान में वृद्धि करना। तो इसमें सही हो जाएगा कि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना।
प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को पर्यावरण की साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? तो क्या है? संबंधित मामलों समस्याओं पर वीडियो फिल्म दिखाना, संबंधित मामलों समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना, संबंधित मामलों पर क्विज यानी प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का आयोजन करना, विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए और जो प्रभावी अधिगम अनुभव है तो उसके लिए विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो इससे क्या होगी कि सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए जो प्रभावी अधिगम है तो इससे जो है सामाजिक असमानता दूर होगी और बच्चे समूह में कार्य करने के लिए उनके अंदर संकल्पना विकसित होगी और वह धीरे धीरे उस चीज़ को एब्जॉर्व करने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? तो यह छात्र हांगकांग का हो सकता है क्योंकि वहाँ पर ही लिंग हू फेन सांप पाया जाता है। ब्रेल लिप के बारे में हमें बताना है कि कौन सा अध्ययन उसके तहत होता है। तो ब्रेल लिप को मोटे कागज़ पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है। यह लिप 8 बिंदुओं पर आधारित है और यह यानी बिंदुओं की पंक्तियाँ किसी नुकीले औजार में बनाई जाती हैं। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। तो इसमें से जो है फर्स्ट और फोर्थ हमारा सही कथन है। बाकी सेकंड यानी बिंदुओं की पंक्तियाँ किसी नुकीले औजार में बनाई जाती हैं। इसे उभरे बिंदु पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। तो ये थर्ड और फोर्थ हमारा सही हो जाएगा। बाकी फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये हमारा सही नहीं है। सही कथन का चुनाव करना है। जिन जानवरों के जो जानवर हैं बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ए और बी सही है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। तो इसमें से हमें बताना था सही कथन। तो ए और बी क्या है? सही है। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन हमें बताना है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालन और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। मधुमक्खी के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो इसमें से कौन सा सही उपयुक्त है? तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सही है। बाकी मधुमक्खी पालन जो जनवरी से मार्च का उपयुक्त समय बताया ये सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत की किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। वायुमंडल की जो परत रेडियो संचार यानी जो परत है वो जो रेडियो संचार के किस रेडियो संचार को संभव बनाती है? तो रेडियो संचार को संभव बनाती है आयन मंडल में, आयनोस्फीयर में। तो यह रहा साथियों हमारा प्रैक्टिस सेट इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरण अध्ययन के लिए और हम अभ्यास करते रहें, सीखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।